नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक ऐसा विषय है जिसे हम सब ने कभी ना कभी देखा जरूर है, पर शायद ही इतना गहराई से समझा हो। सीबीसी रिपोर्ट, और उसमें भी खास तौर पर वो एक लाइन, हीमोग्लोबिन। जी। हमारे पास डॉक्टर अरविंद कुमार का एक बहुत ही शानदार वीडियो है जो इसे समझने का एक पूरा एक सिस्टमैटिक तरीका बताता है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इस रिपोर्ट को एक जासूस की तरह देखें और हीमोग्लोबिन के नंबर के पीछे की कहानी को समझें। बिल्कुल। और ये कहानी अक्सर एक नंबर से ही शुरू होती है। हीमोग्लोबिन, पुरुषों में इसकी नॉर्मल रेंज 13 से 16 और महिलाओं में 12 से 15 ग्राम डेसीलीटर मानी जाती है। जब ये नंबर इस रेंज से बाहर होता है तभी असली जांच शुरू होती है। हाँ, ज्यादातर लोग बस ये देखकर घबरा जाते हैं कि नंबर कम है या ज्यादा, लेकिन असल में वो नंबर सिर्फ पहला सुराग है। यही बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी कि वो नंबर खुद जवाब नहीं है, बल्कि वो एक सवाल पूछता है कि अब आगे कहाँ देखें। तो चलिए इसी जासूसी को शुरू करते हैं। मान लीजिए रिपोर्ट आई और हीमोग्लोबिन कम है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। मेरा पहला रिएक्शन तो यही होगा, शायद आयरन की कमी है, पालक खाना शुरू करो। पर क्या ये इतना सीधा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यहीं पर ज्यादातर लोग और कभी-कभी डॉक्टर्स भी गलती कर जाते हैं। पालक खाना अच्छी बात है, पर पहला कदम वो नहीं है। रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन के ठीक नीचे एक और नंबर होता है, MCV, यानी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। MCV। जी, आसान भाषा में कहें तो ये हमारे रेड ब्लड सेल्स का एवरेज साइज बताता है। हीमोग्लोबिन कम क्यों है, इसका आप मानकर चलिए 90% जवाब इसी MCV में छुपा होता है। एक मिनट, तो आप ये कह रहे हैं कि खून की कमी है या नहीं, ये जानने के बाद सबसे जरूरी सवाल ये है कि जो खून की कोशिकाएं हैं उनका साइज क्या है? छोटी हैं, नॉर्मल है या बड़ी हैं? एग्जैक्टली, यही सबसे बड़ा क्लू है। देखिए, MCV की नॉर्मल रेंज होती है 80 से 95 फेमटोलीटर। अगर आपका MCV 80 से कम है तो मतलब सेल्स का साइज छोटा है। इसे हम कहते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक, ठीक है। अगर 80 से 95 के बीच है तो ये नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है, और अगर 95 से ज्यादा है तो सेल्स का साइज जरूरत से ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल मैक्रोसाइटिक एनीमिया। और हर टाइप के पीछे की कहानी और वजह बिल्कुल अलग है। कमाल है। मतलब एक ही रिपोर्ट से 3 अलग-अलग रास्ते खुल जाते हैं। स्रोत के हिसाब से OPD में सबसे ज्यादा माइक्रोसाइटिक एनीमिया यानी छोटे साइज वाले सेल्स के केस आते हैं। तो चलिए इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। इसके पीछे क्या वजह होती है? इसके 2 सबसे बड़े मुजरिम हैं। पहला, जैसा आपने कहा, आयरन की कमी, और दूसरा है थैलेसीमिया। अच्छा। अब मुश्किल ये है कि दोनों ही मामलों में MCV कम होता है, मतलब सेल्स छोटे होते हैं। तो एक डॉक्टर कैसे पता लगाएगा कि मरीज को आयरन की गोलियां देनी है या उसे जेनेटिक काउंसलिंग की जरूरत है? यहीं पर असली जासूसी का काम शुरू होता है ना। सिर्फ MCV देखने से काम नहीं चलेगा, हमें और सुराग चाहिए होंगे। डॉक्टर कुमार ने वीडियो में 2 और जादुई नंबरों का जिक्र किया था। हाँ, और ये बहुत ही काम के टूल्स हैं। पहला है RDW, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ। RDW ये बताता है कि रेड ब्लड सेल्स के साइज में कितना वेरिएशन है। मतलब क्या सारे सेल्स एक जैसे छोटे हैं, या कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ अजीब साइज के हैं। और अगर RDW 15% से ज्यादा है तो ये साफ साफ आयरन की कमी की तरफ इशारा करता है। अच्छा, पर ऐसा क्यों? RDW का ज्यादा होना आयरन की कमी का संकेत क्यों माना जाता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सोचिए, जब शरीर में आयरन की कमी होती है तो बोन मैरो को, मतलब हमारी फैक्ट्री को, सेल्स बनाने के लिए कच्चा माल नहीं मिलता। हाँ, सही बात है। तो वो जैसे तैसे अलग अलग साइज के छोटे बड़े अधूरे सेल्स बनाकर खून में भेजता रहता है। अच्छा। नतीजा, खून में हर साइज के सेल्स का एक चिड़ियाघर सा बन जाता है। इसीलिए RDW बढ़ जाता है। और थैलेसीमिया में? जबकि थैलेसीमिया में एक जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से शरीर शुरू से ही एक जैसे बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से छोटे सेल्स बनाता है, तो वहां RWB नॉर्मल रहता है। वाह, ये तो बहुत ही लॉजिकल है। और दूसरा टूल था मेंजूरन इंडेक्स। ये नाम थोड़ा भारी भरकम सा लगता है। नाम पर मत जाइए, इसका काम बहुत सरल है। डॉक्टर मेंज्यूर ने एक बहुत ही चालाक तरीका निकाला था। उन्होंने कहा, सेल्स के साइज यानी MCV और सेल्स की गिनती यानी RBC काउंट के बीच का रिश्ता देखो। ओके। आपको बस MCV को RBC काउंट से डिवाइड करना है। अगर जवाब 14 से ज्यादा है तो ये आयरन की कमी है।
और अगर 14 से कम? तो ये थैलेसीमिया का एक बहुत मजबूत संकेत है। लेकिन ये काम कैसे करता है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक भी बड़ा मजेदार है। देखिए, थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन तो कम बनता है, पर शरीर इसकी भरपाई करने के लिए पागलों की तरह बहुत सारी छोटी छोटी रेड ब्लड सेल्स बना देता है। बिल्कुल। तो आरबीसी काउंट बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे मेंजर इंडेक्स 14 से नीचे चला जाता है। वहीं आयरन की कमी में शरीर के पास सेल्स बनाने का सामान ही नहीं है, तो वो ज्यादा सेल्स बना ही नहीं पाता। तो आरबीसी काउंट कम रहता है। हाँ, और इंडेक्स 14 से ऊपर चला जाता है। स्रोत में केस था हीमोग्लोबिन 5.8 जो बहुत कम है, एमसीवी 72 यानी सेल्स छोटे, आरडब्ल्यूवी 16.2 यानी साइज में बहुत वेरिएशन, और मेंजर इंडेक्स था 27। ये तो एक टेक्स्ट बुक केस है। हाँ। सारे के सारे सुराग एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, आयरन की कमी, कोई शक ही नहीं। हाँ। लेकिन एक और केस देखिए, हीमोग्लोबिन 10.4, एमसीवी 63.4, मतलब बहुत ही छोटा। हाँ। पहली नजर में तो लगेगा कि आयरन की बहुत ज्यादा कमी होगी, लेकिन उसका मेंजर इंडेक्स था 11.96 यानी 14 से कम। तो इसका मतलब ये थैलेसीमिया की तरफ इशारा कर रहा था। बिल्कुल। और जब उस मरीज का आयरन प्रोफाइल कराया गया तो पता चला कि उसके शरीर में आयरन का भंडार तो बिल्कुल नॉर्मल था। अब सोचिए, अगर सिर्फ एमसीवी देखकर उसे आयरन की गोलियां दे दी जाती तो कोई फायदा ही नहीं होता, बल्कि शरीर में आयरन ज्यादा होने से नुकसान हो सकता था। सही पकड़ा आपने। लेकिन एक मिनट, क्या ये इंडेक्स हमेशा 100% सही होते हैं? मुझे याद है स्रोत में एक चेतावनी भी दी गई थी। एक केस था जिसमें मेंजर इंडेक्स 13.64 था, जो थैलेसीमिया बता रहा था। लेकिन जब उसकी आयरन स्टडीज की गई तो पता चला कि उसे आयरन की भयंकर कमी थी। ये एक बहुत जरूरी बात है। आरडीडब्ल्यू और मेंजर इंडेक्स ये बेहतरीन स्क्रीनिंग टूल्स हैं, पर ये आखिरी सच नहीं है। अच्छा। इन्हें हम शक के दायरे को छोटा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर जरा भी कंफ्यूजन हो तो आखिरी फैसला हमेशा आयरन स्टडी से ही होता है, जिसमें हम सीधे सीधे शरीर में आयरन के स्टोर को मापते हैं। ठीक है, तो ये छोटे सेल्स वाली पहेली तो मतलब काफी हद तक सुलझ गई। लेकिन उस दूसरे रास्ते का क्या, जब एमसीवी 95 से ज्यादा हो, यानी मैक्रोसाइटिक एनीमिया, जब सेल्स का साइज बहुत बड़ा हो जाता है? ये भी एक बहुत ही आम समस्या है, खासकर शाकाहारी लोगों में। इसका सबसे बड़ा कारण है विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी। विटामिन B12? जी, ये दोनों विटामिन सेल्स के डीएनए को बनाने और उन्हें ठीक से डिवाइड होने में मदद करते हैं। जब इनकी कमी होती है तो सेल्स डिवाइड होने की बजाय गुब्बारे की तरह फूलते जाते हैं और उनका साइज बड़ा हो जाता है। और इन दोनों में कैसे फर्क पता चलता है कि ये B12 है या फॉलिक एसिड? यहाँ पर मरीज के लक्षण बहुत बड़ा सुराग देते हैं। अगर मरीज को हाथ पैर में झुनझुनी, सुन्नापन या चलने में दिक्कत जैसे न्यूरोलॉजिकल लक्षण हैं, तो पहला शक हमेशा विटामिन B12 की कमी पर जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि B12 हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत जरूरी है। उसकी कमी से नसों को नुकसान पहुंचता है। समझ गई। स्रोत में एक और बहुत दिलचस्प कनेक्शन बताया गया है, जब एमसीवी ज्यादा हो और साथ में प्लेटलेट काउंट भी कम हो जाए। हाँ, ये B12 की कमी का एक क्लासिक साइन है। इसे बाइसाइटोपिनिया या पैनसाइटोपिनिया कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि B12 की कमी सिर्फ रेड ब्लड सेल्स पर ही असर नहीं डालती, बल्कि बोन मैरो में बनने वाले सभी सेल्स पर असर डालती है। बिल्कुल। रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स और प्लेटलेट्स सबके प्रोडक्शन को धीमा कर देती है। एक केस में मरीज का एमसीवी 108 था और प्लेटलेट्स भी कम थे। वो सीधे सीधे B12 की कहानी बता रहा था। तो ये तो हुई कम हीमोग्लोबिन की पूरी कहानी। लेकिन कई बार रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन नॉर्मल से ज्यादा भी तो आता है। हम हमेशा कम हीमोग्लोबिन को लेकर चिंतित रहते हैं, पर क्या ज्यादा होना भी एक प्रॉब्लम है? हाँ, और ये एक गंभीर प्रॉब्लम हो सकती है। जब हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है तो सबसे पहला सवाल जो एक डॉक्टर को पूछना चाहिए वो ये है, क्या ये रिलेटिव है या ट्रू? रिलेटिव और ट्रू, इसका क्या मतलब हुआ? रिलेटिव का मतलब है कि असल में आपके शरीर में रेड ब्लड सेल्स की संख्या नहीं बढ़ी है, बल्कि आपके खून में पानी यानी प्लाज्मा की कमी हो गई है। मतलब डिहाइड्रेशन? जी, डिहाइड्रेशन। सोचिए, अगर आप एक ग्लास शरबत में से आधा पानी निकाल दें तो वो ज्यादा गाढ़ा और मीठा लगेगा, है ना? और उसमें चीनी तो उतनी ही है। हाँ, बिल्कुल। ठीक वैसे ही पानी कम पीने से या ड्यूरेटिक्स जैसी दवाएं लेने से खून गाढ़ा हो जाता है और हीमोग्लोबिन का लेवल झूठा ही बढ़ा हुआ दिखता है। अरे वाह! मतलब एक डरावनी दिखने वाली रिपोर्ट का कारण सिर्फ ये हो सकता है कि किसी ने उस दिन ठीक से पानी नहीं पिया था। इसका समाधान तो बहुत आसान होना चाहिए फिर। बिल्कुल।
ज्यादातर मामलों में हम मरीज को बस इतना कहते हैं कि आप 2 हफ्ते तक दिन में 3-4 लीटर पानी पीजिए और फिर से टेस्ट कराइए। 10 में से 8 बार रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। अच्छा। स्रोत में एक केस था जिसमें हीमोग्लोबिन 16.8 था, जो कि थोड़ा ज्यादा है। हिस्ट्री लेने पर पता चला कि मरीज दिन में मुश्किल से 1-2 ग्लास पानी पीता था। पानी का इंटेक बढ़ाते ही अगली रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। और अगर ये रिलेटिव नहीं बल्कि ट्रू हो तो मतलब सच में रेड ब्लड सेल्स ज्यादा बन रहे हैं, तब क्या? तब हमें गहराई में उतरना पड़ता है। ट्रू बढ़त के 2 मुख्य कारण हो सकते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी। ओके, इसे आसान भाषा में समझते हैं। प्राइमरी का क्या मतलब है? प्राइमरी का मतलब है कि गड़बड़ सीधे बोन मैरो में है, जो खून बनाने की फैक्ट्री है। किसी बीमारी जैसे पॉलीसाइथीमिया वेरा में ये फैक्ट्री कंट्रोल से बाहर हो जाती है और बिना किसी सिग्नल के अपने आप ही धड़ाधड़ रेड ब्लड सेल्स बनाने लगती है। तो बॉडी का कंट्रोल सिस्टम काम नहीं करता? हाँ, ऐसे में शरीर का कंट्रोल सिस्टम यानी किडनी से निकलने वाला EPO हार्मोन जो सेल्स बनाने का सिग्नल देता है, उसका लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। शरीर कहता है, भाई पहले इतने सेल्स हैं, अब और मत बनाओ। समझ गई। और सेकेंडरी का मतलब है कि बोन मैरो तो ठीक है, पर उसे कोई और चीज ज्यादा सेल्स बनाने के लिए उकसा रहे हैं। एकदम सही। सेकेंडरी कारणों में शरीर में EPO हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जो बोन मैरो को लगातार सिग्नल भेजता है कि और सेल्स बनाओ और सेल्स बनाओ। अच्छा। अब सवाल यह है कि EPO क्यों बढ़ता है? इसका सबसे आम कारण है हाइपोक्सिया, यानी शरीर में ऑक्सीजन की कमी। और इसका सबसे बड़ा विलेन है स्मोकिंग, है ना? बिल्कुल। सिगरेट का धुआं खून में कार्बन मोनोऑक्साइड भर देता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन की सीट पर जाकर बैठ जाता है। तो ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती? बिल्कुल। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को टिश्यू तक नहीं पहुंचा पाता। शरीर को लगता है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो वो किडनी को सिग्नल भेजता है कि और EPO बनाओ, ताकि और रेड ब्लड सेल्स बने जो ऑक्सीजन पहुंचा सके। ये तो एक दुष्चक्र बन जाता है। बिल्कुल। स्मोकिंग के अलावा और क्या वजह हो सकती हैं? कुछ ट्यूमर, खासकर किडनी के कैंसर या लिवर के कैंसर, अपने आप ही EPO बनाने लगते हैं। और एक बहुत बड़ा कारण है जिसका लोग अक्सर जिक्र नहीं करते, बाहरी सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स? हाँ, बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग अक्सर टेस्टोस्टेरोन या एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं। ये हार्मोन सीधे बोन मैरो को उत्तेजित करके रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। हाँ, स्रोत में इसके भी बहुत अच्छे उदाहरण थे। एक महिला का केस था जो जेंडर डिस्फोरिया के लिए टेस्टोस्टेरोन थेरेपी पर थी और उसका हीमोग्लोबिन 16.2 हो गया था। जी, और जैसे ही उसकी थेरेपी 1 महीने के लिए रोकी गई, हीमोग्लोबिन वापस नॉर्मल रेंज में आ गया। बाद में उसे कम डोज पर फिर से शुरू किया गया। एक और लड़का था, हीमोग्लोबिन 17.3। काफी देर पूछने के बाद उसने बताया कि वो जिम में सप्लीमेंट्स लेता है, जो असल में एनाबॉलिक स्टेरॉइड थे। तो ज्यादा हीमोग्लोबिन के केस को सुलझाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है? एक डॉक्टर कैसे अप्रोच करता है? सबसे पहले मरीज से बात करें। पानी कितना पीते हो, कोई दवा लेते हो, सिगरेट पीते हो? अगर वो स्मोकर है तो उसे 1 महीने के लिए स्मोकिंग बंद करके टेस्ट दोहराने को कहें। और अगर स्मोकिंग नहीं है तो आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करें। अगर वो कम है तो फेफड़ों की कोई समस्या हो सकती है। और अगर ऑक्सीजन लेवल भी नॉर्मल है तब हम असली खिलाड़ी को पकड़ते हैं। EPO हार्मोन का लेवल चेक करते हैं। अगर EPO लेवल कम है तो मतलब गड़बड़ प्राइमरी है, बोन मैरो में। और अगर EPO लेवल बहुत ज्यादा है तो हम सेकेंडरी कारणों की तलाश करते हैं, जैसे किसी ट्यूमर के लिए पेट का अल्ट्रासाउंड कराना या हार्मोन्स के सेवन के बारे में पूछना। इस तरह हम एक एक करके संभावनाओं को खत्म करते हुए सही वजह तक पहुंच जाते हैं। ये तो वाकई एक पूरी इन्वेस्टिगेशन है। एक मामूली सा CBC टेस्ट जिसे हम बस फाइल में लगाकर भूल जाते हैं, वो असल में हमारे शरीर के अंदर चल रही पूरी फिल्म दिखा सकता है, अगर हमें उसे देखना आता हो। ये सिर्फ ऊपर नीचे के नंबर नहीं है। बिल्कुल, ये पैटर्न पहचानने का खेल है। हीमोग्लोबिन MCV से जुड़ा है, MCV RDW से, और ये सब प्लेटलेट्स से। ये सब मिलकर एक कहानी सुनाते हैं। हमारा काम बस उस कहानी को ध्यान से सुनना और समझना है। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक बात तो साफ है, एक CBC रिपोर्ट सिर्फ एक हेल्थ स्कोरकार्ड नहीं है, बल्कि वो शरीर का एक लाइव डिटेक्टिव नॉवल है जिसमें हर नंबर एक सुराग है। सही कहा आपने, और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। अगली बार जब किसी के हाथ में अपनी लैब रिपोर्ट आएगी, तो क्या वो सिर्फ नॉर्मल रेंज के काले और सफेद दायरे को देखेगा, या वो उन नंबरों के बीच के रिश्ते को, उनके पैटर्न को और उनके पीछे छुपी कहानी को समझने की कोशिश करेगा? क्योंकि ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो सुराग हैं जो किसी बड़ी बीमारी को बहुत शुरुआत में ही पकड़ सकते हैं।